Welcome to Samagra classes. This is our chemistry lecture of class 12th solution chapter. Okay. Till when we have started our solution chapter, we have completed few topics, right? Like we have first started our chapter with knowing all the concentration terms and derivations regarding those concentration terms. Okay. After which we have discussed all the terms related to Raoult's law, like what is vapor pressure, है ना? हमने वो सारी चीजें हमने उसमें करी थी और उसके कॉन्सेप्ट समझे थे. अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है? एक तो कंसंट्रेशन टर्म समझे हैं, डाइल्यूशन, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन समझा है, और जब जस्ट हमने वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझा है, जिसमें हमने बॉइलिंग पॉइंट समझा कि क्या होता है असलियत में बॉइलिंग पॉइंट. ग्राफ देखे कि जब वेपर प्रेशर हम समझते हैं, जब हम वेपर प्रेशर किसी चीज़ का समझते हैं तो उसमें बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर का क्या रिलेशन होता है, वेपर प्रेशर को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं. ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं लास्ट क्लास को, जिसमें मैंने आपको बताया था इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, है ना. जिसमें हमने देखा था कि जो इवेपोरेशन है वो एक सरफेस फिनोमेना है, वो सरफेस के ऊपर होने वाली जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी हायर एनर्जी है वो स्केप करते हैं अपने एरिया को, तो उनकी वजह से वेपर्स बनते हैं. ओके. इन बॉइलिंग पॉइंट व्हाट इज द मतलब हाईलाइटेड पॉइंट क्या होता है कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको अटेन कर, जिस टेम्परेचर पे अटेन कर लेता है वेपर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जब बराबर हो जाता है, उस टेम्परेचर के पॉइंट को हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. और इस बॉइलिंग पॉइंट में सिर्फ जो हमारा लिक्विड है उसके सरफेस के मॉलिक्यूल्स नहीं रहते हैं, पूरे ही लिक्विड, एंटायर लिक्विड पूरा रहता है, जिसमें हमें, जिसकी वजह से हमें क्या दिखते हैं? उसमें बुलबुले उठते हुए दिखते हैं, है ना, बबल्स दिखते हैं. इवेपोरेशन में हमें बबल्स नहीं दिखेंगे, और इवेपोरेशन की एक लिमिट होती है. ओके. ये सब हमने उस समय डिस्कस किया था और देखा था कि वेपर प्रेशर अगर मतलब बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में हमने रिलेशन देखा था. ठीक है. वेपर प्रेशर को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, है ना, जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वन सच फैक्टर. ठीक. तो ये सब हमने उसमें देखी थी चीज़ें, वॉलेटाइल नेचर, ये सब पढ़ा था. अब हमने लास्ट क्लास में हमने जितना भी हमने देखा था ना, जितना डेरिवेशन हमने देखा था, एक बार उसको रिपीट कर रहे हैं. देखिए रॉल्ट्स ने क्या बताया, जो ये एक हम पढ़ते हैं ना क्लास 12th में, दिस इज द मेन, जैसे हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का ये एक थोड़ा सा जहाँ से न्यूमेरिकल्स आते हैं ये वाला पोर्शन जाता है, रॉल्ट्स लॉ, है ना. तो अब इसमें क्या देखा था हमने कि जो हमारा सॉल्यूशन है ना, जब हमने मिक्सचर बनाया, जब हमने ऐसे मिक्सचर रेडी किया, यहाँ पे हमारा एक कंपोनेंट ए है, एक कंपोनेंट बी है, इसमें से चलो मान लो ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है. ठीक है. तो दोनों सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों कंपोनेंट्स ने मिलकर के एक सॉल्यूशन बनाया. अब ये जो सॉल्यूशन है, अब इसका जो वेपर प्रेशर नापना है ना, वेपर प्रेशर जब हम इसका मेजर करते हैं तो हम देखते हैं कि जो ये प्योर फॉर्म में जब ये थे कंपोनेंट्स दोनों, इनसे बहुत अलग आता है वो वेपर प्रेशर. ठीक है. तो वो अफेक्ट हो जाता है बहुत सारी चीज़ों से. तो उसके लिए रॉल्ट्स ने हमें बताया वो डेरिवेशन की, जो हमारा इस सॉल्यूशन का जो हमारा वेपर प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, कि प्योर फॉर्म में जो ये कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर था उसका जो मोल फ्रैक्शन, मतलब कि मोल फ्रैक्शन आप समझते हैं ना कि कितना वो सॉल्यूशन में रिलेटिव मास में कितना प्रेजेंट है वो, तो ये प्लस कितना वो यहाँ पे हमारा जो बी है वो किस कॉम्पोजिशन में, दिस इज अफेक्टेड बाय, लास्ट हमने देखा था, आपको लास्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, उस पर हम आगे का वही, लास्ट वीडियो इज़ वेरी क्रूशल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर वीडियो. ठीक है. इसको समझने के लिए आपको पूरा पिछला पता होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ फॉर्मूले रट करके केमिस्ट्री क्लास 12th की नहीं होगी, न्यूमेरिकल्स भी नहीं होंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स लगते हैं हर चीज़ में. हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला नहीं रटेंगे अब. ओके. अब देखिए इससे आगे की एक बात करते हैं. लास्ट में हमने कहाँ तक का देख लिया था कि हमने जो ये डेरिवेशन किया है इसका एक अच्छा खासा, जैसे ये इसके बराबर होता है ना, अगर बाइनरी सॉल्यूशन की हम बात करें, दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर होता है. तो यहाँ पे अब ये इसको डिराइव करेंगे अच्छे से, वैल्यू पुट कर देंगे ना इसकी इसमें. अगर मान लो एक्स बी को मैं यहाँ पर से हटाऊं तो एक्स बी की जगह पे क्या, एक्स बी मतलब वो काय बी लिखा हुआ है, उसको एक्स बी की तरह बोल देते हैं, काय होता है ये. ठीक है. ये जो लेटर है. ठीक है. तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस एक्स ए काय ए, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, है ना, डिपेंड्स अपॉन, सही तो वो काय ए करके ही होगा.
इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं। ये आई एक बात हमारी, ठीक है, निकल करके। अब क्या बना रहे हैं हम, ये एक फॉर्मूला हो गया, ऐसे एक और इसका रिलेशन आ जाएगा जिसमें हम यहाँ तो काई बी को हमने रिप्लेस किया था ना वहाँ पे, अब काई ए को आप रिप्लेस कर दीजिए फ्रॉम 1 - काई बी से, तो वो नया वो इसी का फॉर्म आ जाएगा एक दूसरा, ठीक है। दोनों ही सेम चीज़ों को निकाल के देंगे, डिपेंड्स अपॉन कि क्या वेरिएबल्स टर्म हमें क्वेश्चन में गिवन है, उनके बेसिस पे हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। अब देखिए इसके रिगार्डिंग, अब जो ये हमारे पास आया, अब इसका रिलेशन निकालते हैं, ठीक है। हम एक ग्राफ बनाएंगे, इसका रॉल्स का जो ग्राफ है, क्लासिक ग्राफ है, वो सब एग्जाम्स में जितने भी, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ले लें या फिर बोर्ड्स में भी जो एमसीक्यू फॉर्म में भी उससे क्वेश्चंस आ सकते हैं ना, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, और बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, उनकी प्रैक्टिस हम करेंगे, पहले ग्राफ को समझेंगे। हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ले ले रहे हैं, ठीक है। मोल फ्रैक्शन, दिस एक्सिस डिनोट्स मोल फ्रैक्शन। ये वेपर प्रेशर का टर्म हो गया। देखिए जब सिर्फ पूरे सॉल्यूशन में, देखिए मोल फ्रैक्शन, अब आप समझते हैं ना कि रिलेटिव है, कि दोनों कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। मोल फ्रैक्शन क्या बताता है, रेशियो डिनोट करता है ना, कि टोटल में से कितने हैं। जैसे काई ए इज क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन टोटल कंपोनेंट्स जितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल कंपोनेंट, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ये टोटल कंपोनेंट में कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ए के मौजूद है ना। जैसे मैंने क्या बोल रही, आप मोल फ्रैक्शन, अब ये सब चीज़ें आनी चाहिए है ना, क्योंकि आप 11th क्लास में ये बहुत, इसके न्यूमेरिकल्स हम बहुत सारे करते हैं, ये इसके बराबर होता है। तो अब ये क्या डिनोट करता है, क्या बताता है कि यार टोटल में से कितना है, ये ना एक तरीके का फ्रैक्शन है, वो रेशियो बता रहा है कि कितना है उसमें। अगर मान लो पूरे सॉल्यूशन में जो हम मिक्सचर है उसमें सारे ही जो कंपोनेंट्स हैं वो ए के होते, तो वो क्या मोल फ्रैक्शन तब उसका 1 हो जाता है, क्योंकि है ही नहीं, बी तो प्रेजेंट ही नहीं है, बी 0 हो गया उस पॉइंट पे। देखिए जब सॉल्यूशन में सिर्फ एक कंपोनेंट होगा तो क्या वो प्योर कंपोनेंट नहीं हो जाएगा। जैसे मान लो हम बोल रहे हैं अभी सॉल्यूशन जब मिक्सचर हो रहा है, इस ग्राफ को समझना है बहुत ज़्यादा डिटेल में, ठीक है। तो अब ये जैसे ये जो हमारा दिस मिक्सचर ये जो है, इसमें क्या है, अभी कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी दोनों हैं, ठीक है। तो इनके मोल फ्रैक्शन कभी भी 1 नहीं होंगे एक किसी भी एक कंपोनेंट के, क्योंकि दोनों कुछ ना कुछ रख रहे हैं रेशियो। ये जो होगा, ये वैल्यू जो होगी हमेशा इन दोनों के सम से छोटी होगी, क्योंकि ये भी कुछ अमाउंट में है, ये भी कुछ अमाउंट में है, तो दोनों प्लस होंगे तो पक्की बात है ये पूरा जो रेशियो है 1 से छोटा ही आएगा। अब मान लो ये जो एन बी है ये 0 हो गया, ठीक है, ये है ही नहीं सॉल्यूशन में, तो क्या हमारा मोल फ्रैक्शन ये 1 के बराबर नहीं हो जाएगा, दिस विल बी कैंसिल आउट बाय दिस, जो कि 1 के बराबर आ जाएगा। यानी इस ये कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, मतलब ये सिर्फ तब क्या हो जाएगा, ये प्योर सब्सटेंस बन जाएगा। प्योर सब्सटेंस कौन से वाले का, ए कंपोनेंट का प्योर सब्सटेंस। तो जब मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि जो प्योर सब्सटेंस ए है, अगर मान लो, तो उसका जो वेपर प्रेशर है हम उसको कैपिटल पी नॉट से दिखाते हैं इस चैप्टर में। वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, प्योर कंपोनेंट ए का पी नॉट ए से दिखता है। तो जब हमारा इस पॉइंट पे व्हेन द सॉल्यूशन इज हैविंग ओनली वन कंपोनेंट, दैट इज कंपोनेंट ए, तो क्या उस पॉइंट पे कुछ जो हमारा मोल फ्रैक्शन है, क्या वो पी नॉट ए के बराबर, सॉरी जो वेपर प्रेशर है वो पी नॉट ए के बराबर हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब बात ये यहाँ की हो गई खत्म, कि जब सॉल्यूशन में सिर्फ ये हो और एक्स भी 0 हो, काई भी 0 हो। अब इसकी रिवर्स कंडीशन है, जब ये वैल्यू जो काई भी है ये 1 हो जाए। ये 1 कैसे होगी, जब हमारा एन बी प्लस एन बी प्लस एन बी ए ये हो, और ये क्या हो जाए, वैल्यू 0 हो जाए। तो ये दोनों कट करके 1 देंगे ना, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए तो प्रेजेंट ही नहीं है सॉल्यूशन में। यानी तब हम किसकी बात कर रहे होंगे, ये वाली कंडीशन किसके लिए होगी, प्योर सब्सटेंस ऑफ कंपोनेंट बी के लिए होगी। जब सिर्फ बी है सॉल्यूशन में, ओनली व्हेन बी इज प्रेजेंट, प्योर फॉर्म में है वो, अपने कोई और उसके साथ इन्वॉल्व नहीं है, तो उस पॉइंट पे मैंने बताया था आपको
उसका जो प्योर फॉर्म में जो उसका वेपर प्रेशर होगा वो हम लेंगे। तो इस कंडीशन पे व्हेन द सॉल्यूशन इज हैविंग ओनली वन कंपोनेंट दैट इज बी, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, कोई पी नॉट बी होगा। और ये मैंने अपने एक फॉर एनी मतलब मैंने अपने मन से कुछ भी ले लिया ये कि जो हमारा कंपोनेंट बी है ये कम वोलेटाइल है देन दी कंपोनेंट ए। तभी देखो मार्किंग मैंने उसके हिसाब से ही करी है कि वेपर प्रेशर इसका ज़्यादा है और इसका प्योर फॉर्म में कम है। जब ए है सिर्फ तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, जब सिर्फ बी है तो उसका वेपर प्रेशर कम है। ये आप कुछ भी ले सकते हैं, वाइस वर्सा भी हो सकता है केस, ये कोई वो नहीं है कि हमेशा ऐसे ही होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हमने ले रखी है कि ए इज़ मोर वोलेटाइल देन दी बी। ठीक है, अब ये जो कंडीशन बनी ना आपकी, ये जो मैंने ऐसे करके बनाई, दिस कंडीशन, देखिए अब ये मोल फ्रैक्शन, अब इस ग्राफ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब यहाँ पे हमारा सिर्फ ए का इस कंपोनेंट में इस मिक्सचर में सिर्फ एक कंपोनेंट होगा ए, तो वेपर प्रेशर ये रहेगा। जैसे जैसे हम उसका इसका मोल फ्रैक्शन कम होता जाएगा, कम होता जाएगा और ये थोड़ा सा बढ़ने लग जाएगा, ये थोड़ा बढ़ने लग जाएगा, ये थोड़ा इसके एरो पे ध्यान दीजिएगा जो मैं बना रही हूँ। अगर कंपोनेंट ए थोड़ा थोड़ा घट रहा है और ये ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, ये इधर की तरफ ग्राफ शिफ्ट करेगा। ठीक है, ऐसे ग्राफ हमारा शिफ्ट कर रहा है, जैसे 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 कम होता जाएगा। ओके, ये कंडीशन क्या हो जाएगी जब यहाँ पे दोनों मैच कर रहे हैं, अभी ये बताती हूँ मैं क्या होता है। अब ये कंडीशन क्या है, यहाँ से क्या हो रहा है, जब ये जो कंपोनेंट है ये थोड़ा कम हो रहा है और ये बढ़ता जा रहा है। हम एक सॉल्यूशन में पहले सिर्फ बी कंपोनेंट था, उसको हमने कम करना चाहा, हमने उसमें थोड़ा ए और डालते गए, तो ये वैल्यू जो होगी, मोल फ्रैक्शन जो होगा कम होता रहेगा, इसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी दूसरे वाले की मोल फ्रैक्शन की, थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि ये दोनों ये बी कम हो, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कम हो जाएगा देन दिस, नहीं, इसका मैं बोल रही हूँ कम होने का मतलब है कि जो इसकी पहले की वैल्यू थी उससे कम होता रहेगा, इसकी पहले की वैल्यू से थोड़ा बढ़ता रहेगा जब ग्राफ ऐसे ऊपर को शिफ्ट कर, ये इधर की साइड पे शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा इस पॉइंट पे, इसका मोल फ्रैक्शन जो ये वैल्यू है कम होती रहेगी, कम होती रहेगी। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट क्या बताता है, दोनों की जो मोल फ्रैक्शन की जो ये वैल्यू है ये यहाँ पे मीटअप कर रहे हैं, यानी दोनों के मोल फ्रैक्शंस बराबर हो जाते हैं इस कंडीशन पे जहाँ पे वो मीट कर रहे हैं। ठीक है, तो आएगा कि किस पॉइंट पे हमारे मोल फ्रैक्शन दोनों के बराबर हैं, तो वो जहाँ पे दोनों ग्राफ कोइंसाइड करते हैं उस पॉइंट पे बराबर होते हैं। ओके, अब ये जो हमारा है, ये वाला जो पॉइंट है ग्राफ का, ये जो मैंने ऐसे लाइन बनाई थी, ये डिनोट करता है जो हमारा ओरिजिनल सॉल्यूशन जो बना, जब हमने कंपोनेंट डाले उसमें, जब हमने उसमें कंपोनेंट दोनों डिसॉल्व किए, तो जो उसका उस पॉइंट पे बना वेपर प्रेशर, उसको हम इस लाइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, दिस वाज द ग्राफ, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ था, इसको आपको देखना है ऐसे ही। ठीक है, ओके, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप और खुद से ही बनाइएगा। वैसे तो ऐसे स्लाइड्स इकट्ठा करके कुछ होता नहीं है, खुद से जब आप उसे बनाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी और उससे पता चलेगा कि हमें कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। नहीं तो वीडियो देखने का कुछ मतलब नहीं होता है जब तक आप उसको प्रैक्टिस ना करें, चीज़ों को खुद से ना समझें। फाइन, एक चीज़ और थी, मैंने यहाँ पे आपको जब स्टार्टिंग में बताई नहीं, एक क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, इस क्वेश्चन में इस ग्राफ के हम क्वेश्चंस देख लेते हैं अभी क्या क्या आ सकते हैं। ठीक है, इसे क्वेश्चन में यहाँ ऊपर लिख लेती हूँ। देखिए, इससे अगर मान लो क्वेश्चन आया इस पूरे ग्राफ से कि फॉर दिस पर्टिकुलर ग्राफ, एक क्वेश्चन ये बनेगा कि हमारा कौन सी वैल्यू पे, एट व्हाट पॉइंट दोनों के जो पार्शियल प्रेशर है वो बराबर हो रहे हैं। ठीक है, बोथ हैविंग सेम पार्शियल प्रेशर, किस पॉइंट पे दोनों के पार्शियल प्रेशर बराबर होते हैं, तो किस पॉइंट पे हो रहे हैं वो भी हमने बताया था। देखिए, ये जो पॉइंट है, मोल इस पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन पे जो वैल्यू होगी, इस वैल्यू पे दोनों के मोल ये पार्शियल प्रेशर्स जो है बराबर हो रहे हैं। ठीक है, ये दोनों प्रेशर्स बराबर हो रहे हैं, वेपर प्रेशर आई मीन बराबर हो जा रहे हैं, तो ये वैल्यू होगी मोल फ्रैक्शन की। इस वैल्यू पे जो भी एक्स ए एक्स बी हो,
x1 जो भी हो या xb जो भी हो, हमें नहीं मालूम है, उस पॉइंट पे क्या होगा, दोनों के पार्शियल प्रेशर्स बराबर होंगे। एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन आएगा आपका कि किस पॉइंट, उस पॉइंट पे हमें ये भी बताना होगा कि किस नॉर्मल वेपर प्रेशर क्या होगा या टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। वो जब हमारे पास ग्राफ रहेगा, उसकी जो वैल्यूज रहेंगी उस पे बेसिस पे वो क्वेश्चन होगा, वो देखेंगे अभी आगे व्हेन वी विल डिस्कस क्वेश्चंस, तब देखेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है, इसको आप समझ के रखिएगा। नेक्स्ट एक चीज़ आती है हमारे पास, दो टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। जैसे हमने गैसेस में पढ़ा था ना क्लास 11th में, आइडियल गैस एंड द रियल गैस। आइडियल गैस वो होती है जो कि वो सारे जो हमारे लॉज हैं उनको फॉलो करती है ना, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी को फॉलो करती है। और जो नॉन आइडियल गैसेस होती है, रियल गैसेस जो होती है, वो फॉलो नहीं करती हैं, ठीक है। और उसमें हमने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर समझे थे कि कैसे जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। यहाँ तो खैर वो जेड हम आगे देखेंगे, जब हम हेनरीज लॉ पढ़ेंगे तो उसमें सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस में थोड़ा सा उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस जो हमारा आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए आइडियल सॉल्यूशन, अब थोड़ा सा आपको ब्रीफ तो दे दिया है कि आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। देखिए आइडियल सॉल्यूशन हमारे वो होते हैं जो कि रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं, विच फॉलोज रॉल्स लॉ, जो इस लॉ को फॉलो करते हैं। नॉन आइडियल कौन होंगे या रियल सॉल्यूशंस कौन होंगे जो इस रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, यानी PS इज इक्वल्स टू ये इसको इस स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं और ये नहीं करते, मतलब कि ये इसके बराबर नहीं आ पाता होगा जो उनका रहेगा। अब ये जो होते हैं ना हमारे, और ये कंडीशन कब होती है, ये हर हर टाइम पे फॉलो करते हैं, एट ऑल टेम्परेचर्स एंड कंसंट्रेशन। जो भी कंसंट्रेशन हो सॉल्यूट की या सॉल्वेंट की, वॉट एवर द कंसंट्रेशंस आर, जो भी कंसंट्रेशंस हो हमारे सॉल्यूशन की, उस उन सभी कंसंट्रेशंस पे फॉलो करेंगे और हर किसी टेम्परेचर पे, एट एवरी टेम्परेचर दे विल फॉलो द इक्वेशन। अब जो हमारे नॉन आइडियल होते हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। पहले इन आइडियल सॉल्यूशंस को देखते हैं। देखिए इनका नेचर कैसा हो जाता है ना, थोड़ा सा अब ये कॉन्सेप्ट की बात होगी, इसको समझना। देखिए हमारे पास ये एक सॉल्यूशन है, इसमें क्या हो रहा है, पहले समझो, हम इसमें पढ़ क्या रहे हैं, वेपर प्रेशर के रिगार्डिंग सारी चीजें पढ़ रहे हैं। वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है, जो प्रेशर लगता है वेपर्स के द्वारा उसी को हम वेपर प्रेशर बोलते हैं ना। तो ये जो वेपर फॉर्मेशन है ना, जब हमारा वेपर बन रहा है, इसमें इन्वॉल्व जितनी भी प्रक्रिया होगी, जितनी भी चीजें इफेक्टिव होंगी, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो हम उनको देखेंगे कंडीशंस को, वही क्या कर रही होंगी, ये रॉल्स लॉ इन्हें फॉलो करवा रही होंगी। वेपर प्रेशर फॉर्म करने के लिए जो भी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं वही क्या होंगी, रॉल्स लॉ को फॉलो करवा रही होंगी। जैसे देखो, अगर मान लो किसी चीज़ को यहाँ पे कंपोनेंट्स हैं, ये ऐसे ऐसे सॉल्यूशन में है, ठीक है। जब हम क्लास 11th में पढ़ते हैं ना, तो हमने उस समय पढ़ा था कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है। तो उसमें हमने क्या देखा था कि अगर कोई सॉल्यूशन जिसका हमें कोई भी चीज़ है, अगर हमें उसको बॉइलिंग पॉइंट देखना है, तो हमें देखना है कि क्या उसमें इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग हो रही है, इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग हो रही है। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे उस टाइम पे 11th में, तो कुछ कुछ टर्म्स में हमने देखा था, तो सेम लॉजिक हम यहाँ पे भी लगाएंगे। आप ये मत समझिएगा कि ये वेपर प्रेशर का लॉजिक जो है, ये जो अभी हम ये समझने वाले हैं, ये सिर्फ यहीं से चैप्टर में काम आएगा। जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे हमें बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, कि उसमें हमें चीज़ों को अरेंज करना पड़ेगा, तो वहाँ पे बहुत हेल्पफुल होंगी। बहुत सारी रिएक्शंस में, जब हम रिएक्शंस पढ़ेंगे, हम जानना चाहेंगे कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव रिएक्शन मतलब जिनके बीच में बहुत सारे फैक्टर्स हम देखेंगे ऐसे कि जो एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और उनमें ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो चीज़ को कराने के लिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज, ये जो हम देख रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये एस्केप कैसे करेंगे अपने इन्वायरमेंट को। अगर मान लो ये खुली खुली हैं, मतलब कि दे आर नॉट बॉन्डेड बाय एनीबडी एल्स इन देयर आउटर सर्कल, है ना, यहाँ पे कोई भी इसको पकड़ नहीं रहे, तो इसके लिए आसानी होगी, ये एनर्जी ग्रैब करेगा टेम्परेचर की हेल्प से या किसी भी हेल्प से,
और इन्वायरमेंट में एस्केप कर जाएगा। तो ये तो बड़ी सही सी बात हो गई कि ये जब किसी से बॉन्डेड नहीं होगा तो आसानी से एस्केप कर जाएगा। अब ऐसा समझ लो इसका कोई एक फ्रेंड आ चुका है जो कि बहुत सही है, इसकी उससे बहुत अच्छी मैचिंग हो रही है और ये उसके साथ उसको रहने में बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, अब ऐसे ऐसे है मामला, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी ऐसे लगे पड़े। अब क्या होगा इसके लिए, अब थोड़ी डिफिकल्टी ज्यादा होगी क्योंकि एक तो ये इसके साथ खुश है, इसको अच्छा लग रहा है, तो ये अपना इन्वायरमेंट छोड़ के क्यों जाना चाहेगा। ठीक है, यहाँ पे इसने इससे दोस्ती कर ली अच्छी खासी, तो इसको यहीं पे ही अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है इसको। तो अब एनर्जी भले ही मिल गई हो लेकिन रास्ता भी नहीं है जाने के लिए, और इससे हाथ भी पकड़ा हुआ है, अब ये भारी भी हो गया, जब उसने उससे हाथ पकड़ लिया तो अब ज्यादा एनर्जी चाहिए क्योंकि वो पहले हाथ जो है उसको तोड़ना पड़ेगा, वो जो बॉन्ड है उसको तोड़ना पड़ेगा, फिर जाके ऊपर उड़ पाएंगे। हल्के होंगे अगर हम, अगर कोई भी चीज हल्की होगी तो वो आसानी से उड़ जाएगी, भारी हो जाएगी तो कहाँ से उड़ पाएगी ना। तो क्या होगा, पहले ये जो बीच में बॉन्डिंग बनी है इसको तोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये एस्केप हो जाएगा इन्वायरमेंट में। तो यही जो हमारी चीजें होती है ना, ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, जो जिसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अगर किसी भी दो कंपोनेंट्स में अच्छी खासी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत अच्छी हैं दोनों कंपोनेंट ए में और कंपोनेंट बी में, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा स्केप नहीं कर पाएंगे। तो अब क्या होता है ना, जो हमारे ये आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, जो कि फॉलो करते हैं रॉल्स लॉ को, इनमें क्या होता है, हम देखते हैं एक बहुत अजीब सी चीज कि ये जो इनके नेचर होते हैं ना, अब देखिए आप समझिएगा, अब बॉन्डिंग आप थोड़े से समझते हैं, 11th पढ़ के आए हैं, है ना। तो बॉन्डिंग क्या होती है, उन अपोजिट्स में बॉन्डिंग अच्छी होती है ना। अगर मान लो सेम सेम जैसी सिमिलर सिमिलर जैसी चीजें हैं तो वो बॉन्डिंग अच्छी खासी नहीं करेंगे, वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर मान लो ऐसा है कुछ CH3OH का, जैसे ये मिल चुका है हमारा इथेनॉल से मिल गया। ठीक है, ये दोनों का सॉल्यूशन है, बहुत खराब सॉल्यूशन है, गंदा सॉल्यूशन, मतलब कि मॉलिक्यूलर फोर्सेस, मतलब इंटरेक्शन आपस में इनका कुछ होगा नहीं, ये अकेले अकेले रहेंगे। ये भी देखिए, ये कार्बन और सिलिकॉन एक ही फैमिली से हैं, दोनों एक ऊपर नीचे आते हैं और ये सेम सेम जैसी प्रॉपर्टीज रखते हैं, ये भी खराब सॉल्यूशन है। अब एक ले लीजिए, ये तो बड़े मॉलिक्यूल्स ले लिए मैंने, हैलाइड का केस ले लेते हैं, चलो एक, देखिए जब ऐसे सिमिलर काइंड ऑफ सॉल्यूशंस जब बनेंगे ना, तो क्या होगा उनमें, हमारा काफी खराब, ये मतलब आपस में कोई बॉन्डिंग नहीं करेंगे, तो ये आसानी से क्या करेंगे, रॉल्स लॉ को फॉलो कर लेंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम नेचर के हैं, देखो आपस में इनका कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिल रही है, इनका आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, सेम सेम जैसे हैं दोनों। तो क्या होगा, जब ये अपने इस सॉल्यूशन में आएंगे, ये साथ में रहेंगे, तो इनको ये आपस में कुछ करेंगे ही नहीं, इंटरेक्ट, इतनी अट्रैक्शन ही नहीं होगी दोनों में, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जीरो होंगी, तो ये आसानी से एस्केप करेंगे इन्वायरमेंट में, है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा जो रॉल्स ने बताया था ये उस बात को फॉलो कर लेते हैं, ऐसे जो दिखते हैं हमें सॉल्यूशन। अब इनमें क्या होता है, जो हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं जो कि रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं कर पाते ना, इनमें अब आप बात समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है अभी। अब समझो जैसे कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट बी है, पहले प्योर फॉर्म में क्या हो रहा होगा, जब ये प्योर फॉर्म में थे ना, नॉन आइडियल का केस देखते हैं अभी। ठीक है, जब ये प्योर फॉर्म में था, अब एक कंपोनेंट देखो ए वाले के साथ ऐसे बॉन्डिंग में था, पूरे सॉल्यूशन ऐसे ऐसे था। ठीक है, तो जब ये एक सॉल्यूशन में थे, ये ए वाले साथ में, अगर ये कमजोर होता, ये जो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड है ए वाले का ए वाले के साथ, अगर ये कमजोर होता तो आसानी से ये सिंगल सिंगल एस्केप करके वेपर्स में बन जाते और वहां पे प्रेशर लगाते। ठीक है, अगर ये कमजोर होता, इफ ये वीक होता, ए वीक होता, तो वेपर प्रेशर अच्छा खासा बनता, ज्यादा होता वेपर प्रेशर। ठीक है, और कम टेम्परेचर पे बॉईल हो जाते ही, जब कम टेम्परेचर पे बॉईल हो जाते तो क्या बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है इनका एज कम्पेयर टू अदर, मतलब बॉइलिंग कम टेम्परेचर पे बॉईल हो जाते, वेपर प्रेशर अच्छा खासा पहले बन जाता, अगर ए में वीक बॉन्डिंग होती। सेम
सेम गोज फॉर बी। अगर बी में भी बी वाले के साथ काफी खराब बॉन्डिंग होती है इनकी, मान लो अगर होती, ये जो बॉन्ड है ये काफी क्या होता, वीक होता, तो सेम केस आता है इसका भी। ये भी आसानी से सिंगल आसानी से इन्वायरमेंट में क्या करते हैं, एस्केप करते, ऊपर को वेपर्स बनाते और कम टेम्परेचर पे अच्छे खासे वेपर बन जाते। क्या पता उसी पॉइंट पे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अटेन कर लेते, वही क्या हो जाता, बॉइलिंग पॉइंट हो जाता। तो इसका भी हो सकता था बॉइलिंग पॉइंट कम हो। एक कंडीशन ये है कि ए और बी, यानी फर्स्ट केस जो हमारे पास था कि ए और जो बी वाले हैं, दोनों कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी जो भी हैं आपस में, इन्हीं के बीच में क्या है, जो फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या हो, वो कमजोर हो, वीक हो, वो कैसी हो, वीक हो, तो वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता। ठीक है, वेपर्स कम बनते। अब मान लो क्या हुआ, ये आपस में जब मिले, मान लो ये ए वाला बी वाले के साथ हमने जब सॉल्यूशन बनाया, ये ए वाला बी वाले के साथ आएगा, ए बी ऐसे करके बॉन्डिंग करेंगे ना, इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग नहीं, मतलब आपस में रहेंगे ऐसे, ए बी की लिंकेज रहेगी। तो जब ये ऐसी कंडीशन में रहेंगे, मान लो ऐसा कुछ हो गया, ऐसे सॉल्यूशंस हमने ऐसे कंपोनेंट्स लिए थे कि जो ए बी वाला जो ये इंटरमोलिकुलर फोर्स है, ये स्ट्रॉन्ग टाइप का फोर्स हो गया एज कंपेयर टू ए वाला और बी वाले से स्ट्रॉन्ग हो गया। तो अब क्या होगा, इन दोनों में तो दोस्ती अच्छी खासी हो गई। पहले तो जब जिस कंडीशन में ये पहले थे अकेले अकेले, वो तो बेकार कंडीशन थी, वो चाह ही रहे थे कि इन्वायरमेंट में एस्केप हो जाए, मजे से रहे वहां पे। बट अब यहाँ पे इनको मजा आ रहा है साथ में रहने में, तो क्या हो गया, ये सिंगली अब क्या करेंगे, वेपर फॉर्म करने में थोड़ी दिक्कत दिखाएंगे, ये नहीं बन पाएंगे उतने अच्छे से, इनको मजा नहीं आएगा, क्योंकि अब ये चाहेंगे नहीं अपना बॉन्ड तोड़ना। इनको अगर जब बॉन्ड तोड़ना हो तो हमें बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, यानी बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा इनको वेपराइज करने के लिए, ऊपर निकालने के लिए। तो ये थोड़ी टफ कंडीशन बन गई कि इनके जब हमें वेपर फॉर्म करने हैं तो ये बहुत ज्यादा टफ जॉब हो गई अब। ठीक है, एज कम्पेयर टू द प्रीवियस कंडीशन। तो ए बी की जब लिंकेज स्ट्रांग हो जाती है तो क्या होगा, वेपर प्रेशर जो होगा ऑफ द एंटायर सोल्यूशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इनकी प्योर फॉर्म से, जो जब ये प्योर फॉर्म में थे उनसे कम हो जाएगा इनका वेपर प्रेशर, और क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, देन द प्योर फॉर्म में जब ये थे उससे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक कंडीशन हमारे पास केस नंबर ये था कि जब वो अपने प्योर फॉर्म्स में हैं तब उनको आसानी से एस्केप कर जा रहे हैं एनवायरनमेंट में और बॉइलिंग पॉइंट कम रह रहा है। दूसरी केस क्या आया, जब हमने उनको मिलाया आपस में तो उनका स्ट्रॉन्ग फॉर्म बन गया आपस में और वेपर प्रेशर भी कम हुआ, क्योंकि कम वेपर्स बन रहे हैं और बॉइलिंग टेम्परेचर भी बढ़ गया। ठीक है, अब दूसरा केस लेते हैं कि जब मान लो स्टार्टिंग से ही इनका, जब ये ए की जो लिंकेज थी वही अच्छी लिंकेज थी, जैसे ये जो ए लिंकेज थी यही बहुत अच्छी थी, इसको तोड़ना मुश्किल था, ये स्ट्रॉन्ग लिंकेज थी। जब ये स्ट्रॉन्ग थी तो ये वेपर बनाने में इन्हें मुश्किल होगा, वेपर फॉर्म करने में क्या होगा, डिफिकल्टी आएगी वेपर बनाने में। जब वेपर बनाने में डिफिकल्टी आएगी तो इसका मतलब है वेपर प्रेशर कम होगा, बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट रेज कर जाएगा, ये कंडीशन रहती। और बी वाले में भी लेट सपोज यही रहता। ठीक है, अब मान लो जब ये आपस में साथ में ऐसे हम इन दोनों को मिला रहे हैं तो ये जो बन रहा है, अब ऐसा कुछ हो गया कि ये वीक है। ठीक है, तो अगर ये वीक है तो ये आसानी से एस्केप करेंगे इन्वायरमेंट में, क्योंकि इनके बीच में बॉन्डिंग अब कुछ खास नहीं है। ऐसा केस लिया है हमने, ऐसे सॉल्यूट्स लिए हैं, सॉल्वेंट लिए हैं जिनके बीच में मज़ा नहीं है, मतलब कि इतना कुछ बॉन्डिंग हो नहीं पा रही है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जीरो हैं या नल हैं, बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, आसानी से वेपर बनाएंगे। जब आसानी से वेपर बन जाएंगे तो वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा नंबर ऑफ वेपर्स बनेंगे, यानी वेपर प्रेशर रेज करेगा और बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू देयर प्योर फॉर्म कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो यही जब कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं तो हम देखते हैं दो केसेस बन जाते हैं। ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में क्या बनते हैं, दो केसेस बनते हैं हमारे पास। क्या क्या दो केसेस बनते हैं
कि जब वो अपने प्योर फॉर्म में थे तब कम वेपर बना रहे हैं, और जब प्योर फॉर्म में आ रहे हैं तो ज़्यादा वेपर बन जा रहा है, यानी कि एक हो जाता है पॉजिटिव डेविएशन, यानी जब वो प्योर फॉर्म में थे तब कम वेपर बन रहे थे, लेकिन जब उन दोनों को हमने साथ में मिलाया तो ज़्यादा वेपर्स बनाने लग गए, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ। जो हमने सोचा था कि अच्छा अगर ये प्योर फॉर्म में इतना वेपर्स बनाते हैं तो उसमें तो वो कम ही बनाएंगे, लेकिन क्या होता है उल्टी थोड़ी बात हो जाती है कि ज़्यादा बना देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जब ज़्यादा वेपर प्रेशर बनेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। जब कम वेपर प्रेशर बनता है तो उसे हम बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। देखो कम वेपर प्रेशर कब बनेगा, जब ए बी, ये जो ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट है, इन दोनों के बीच में अच्छी खासी दोस्ती होगी। जब दोस्ती ज्यादा होगी तो वेपर बनाने में मुश्किल आएगी, दोनों एक दूसरे को अलग नहीं होना चाहते हैं और ऊपर अलग अलग जाना नहीं चाहते। तो ये कंडीशन व्हेन ए बी इज स्ट्रॉन्गर, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, किसकी ए बी क्या बोल रही हूँ मैं, कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बात हो रही है, ठीक है। जब इनके बीच में ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो तो तब नेगेटिव डेविएशन शो होगा। जब वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो, एफ ओ ए से मैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को दिखा रही हूँ, जब वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो तो पॉजिटिव डेविएशन शो होगा। आई बातें दोनों समझ में, तो हमारे पास दो कंडीशंस बनती हैं, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन में ये सब फॉलो करते हैं इस बात को, ठीक है, नॉर्मल रहते हैं उनमें, कुछ ऐसे हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात नहीं करते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिनके अभी हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। एनसीईआरटी कोट करना चाह रही थी मैं, इसमें एनसीईआरटी निकालते हैं, या मैं आपको एडिशनल वो बता देती हूँ उनके एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे कि वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो जाती हैं, और उस वजह से पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन जैसी हम बातें करते हैं। अच्छा देखिए, चार बातें और आती हैं इनमें ना, चार बातें और हैं, इंपॉर्टेंट है वो, ऐसे ही मत समझिएगा, उसको एस्केप नहीं कर, उन चीज़ों को ऐसे इग्नोर नहीं करना है। डेल्टा एच मिक्स की बात हम करते हैं, एक स्पॉन्टेनिटी की बात करेंगे हम, एक गिब्स फ्री एनर्जी की बात करेंगे, और एक स्पॉन्टेनिटी की बात करेंगे। ये क्लास 11th में पढ़ा होगा ना, ठीक, ये सभी जानते हैं ये टर्म्स। डेल्टा एच मिक्स क्या होता है, एंथैल्पी होती है कि कितनी चेंज आया एंथैल्पी में फ्रॉम दी, जब वो पहले थे और बाद में थे। और डेल्टा वी मिक्स में क्या होता है, ठीक है। देखिए वी, डेल्टा वी तो समझते हैं ना, वॉल्यूम कितना कैसा चेंज आया वॉल्यूम में आफ्टर मिक्सिंग ऑफ टू कंपोनेंट्स, ठीक है। और गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, कि मिक्सिंग के बाद बढ़ रही है या घट रही है, स्पॉन्टेनिटी जो बताती है रिएक्शन की। और ये क्या है, ये हमारा ये एंथैल्पी है, जो कि एंट्रोपी जो बताती है, एंट्रोपी बढ़ रही है घट रही है। कोई भी चीज़ एक्टिविटी हो तो हम बोलते हैं ना कि एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, तो ये तो हमेशा हम देखेंगे कि पॉजिटिव ही आएगी। अगर हम रिएक्शन कर रहे हैं, दो चीज़ों को मिला रहे हैं, तो वो पॉजिटिव ही बनेगा। अब बात आई हमें इन सबको समझना है, डेल्टा एच मिक्स एंड डेल्टा वी मिक्स को, ठीक है। देखिए डेल्टा एच क्या होता है, एंथैल्पी होती है, ठीक है, मिक्सिंग के बाद। अब हम ये कैसे सॉल्यूशंस हमने लिए थे, आइडियल थे, ठीक है, तो इनमें तो कुछ मिक्सिंग ही नहीं हो रही है, वो आपस में कुछ इंट्रैक्शन नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो डेल्टा एच रहता है वो जीरो रहता है। कुछ वॉल्यूम बढ़ा नहीं, जितने दोनों को मिला दिया तो वही वॉल्यूम रहा, उन्होंने कुछ ऐसा इंट्रैक्शन आपस में किया नहीं, तो जीरो आता है ये भी। अब देखिए गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है ना, चलिए मैं पॉजिटिव नेगेटिव से बताऊंगी इसे। जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस जो होती है उनके लिए नेगेटिव होती है। ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, आई मीन जो ये मिक्सिंग हमने करी नेचुरल थी, मतलब कि स्पॉन्टेनियस थी नेचर में, ठीक है। तो ये क्या क्या हुआ, इसने जब स्पॉन्टेनियस है तो ये नेगेटिव शो होता है। एंट्रोपी की मैंने आपको बात करी कि जब भी दो चीजें मिलती हैं, जब जैसे ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते हैं तो हम बोलते हैं एंट्रोपी इंक्रीज हुई है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी व्हेन टू स्पीसीज आर गोइंग टू इंटरेक्ट, ठीक है। अब इनके लिए बातें समझेंगे हम, हाँ, इसके लिए मैं आपको एक अलग से वो बनाती हूँ, इनकी टेबल देखिए, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन, और इनके लिए बात। पहली बात हम किसकी कर रहे हैं, पहली बात मैं आपको बता देती हूँ, ए बी जो लिंकेज है, ठीक है, कि जो ए और बी कंपोनेंट में अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो इनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी वो कैसी होंगी, वीक होंगी, और इसमें क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, तभी वो नेगेटिव शो कर रहा है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट पहले के मुकाबले कैसा आएगा, कम आएगा, इनमें लेस बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, कम
टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर अटेन हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, क्योंकि वो उनमें कुछ केमिस्ट्री ऐसी कुछ है ही नहीं लिंकेज, तो वो आसानी से ऊपर उड़ जाएंगे, कम टेम्परेचर पे ही ज्यादा वेपर्स बन जाएंगे। इसमें हमें थोड़ा टेम्परेचर देना पड़ेगा क्योंकि उन दोनों के बीच में अच्छी खासी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने के लिए। तो यानी बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या हो जाएगा, ज्यादा रहेगा, मोर, ठीक है। और वेपर प्रेशर इनका ज्यादा रहेगा, मोर, है ना, और इसका थोड़ा लेस रहेगा। देखिए बॉइलिंग पॉइंट अटेन करने के की बात नहीं कर रही हूँ मैं, वैसे ही जनरल वेपर प्रेशर जो रहेगा किसी भी टेम्परेचर पे, इनका हमें ज्यादा मिलेगा, किसी भी टेम्परेचर पे इसका कम मिलेगा। दूसरी बात क्या बताइए, एक तो डेल्टा एच की, डेल्टा एच मिक्स की बात करेंगे और डेल्टा वी मिक्स की बात करेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी की, और हमारा एंट्रोपी की बात करेंगे, मिक्सचर की एंट्रोपी की। देखिए अब यहाँ पे क्या है, वीक है मतलब फोर्सेस ना, तो आपस में इनको इंटरेक्ट करने में कुछ मजा नहीं आ रहा है, यानी हमें जो ये मिक्सचर है इसको हमें जबरदस्ती मिलवाना पड़ेगा, मतलब कि इसको हमें टेम्परेचर देके या फिर ये कुछ एनर्जी लेगा इन्वायरमेंट से तब जा करके मिलेगा। तो ऐसी जो रिएक्शन जो अपने में टेम्परेचर को इन्वॉल्व करती है, एंडोथर्मिक इन नेचर होती है, तो उसकी एनर्जी कैसी होती है, मतलब वो लेते हैं ना इन्वायरमेंट से, तो उस टाइम पे क्या होगा, पहले के मुकाबले एनर्जी यानी टेम्परेचर जो है मिक्सचर का, एंथैल्पी जो है ज्यादा हो गई है, तो ये पॉजिटिव फॉर्म में दिखेगा। फाइनल ज्यादा हो चुकी है, कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, यानी आसानी से हुई नहीं ये चीज, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन थी, मिक्सचर जो था बना एंडोथर्मिक इन नेचर था। कौन सा, पॉजिटिव डेविएशन वाला। डेल्टा वी मिक्स क्या है कि बढ़िया भाई इनमें कुछ है तो नहीं, इंटरेक्शन तो कुछ अच्छा खासा है नहीं, तो दूर दूर रहेंगे, वॉल्यूम बड़ा रहेगा, बड़ा रहेगा फाइनल वॉल्यूम, तो यानी पॉजिटिव रहेगा। फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना चेंज की, जब हम बात करते हैं तो डेल्टा जो ये होता है साइन, तो यानी पॉजिटिव रहेगी वो वैल्यू। गिब्स जो ये मिक्सचर है, ये हो रही है रिएक्शन, तो ये पक्का ये तो हमेशा ही नेगेटिव आएगी। देखिए जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है, ये जो हम स्पॉन्टेनिटी रिएक्शन की बताते हैं ना, अगर वो चीज़ हो जाती है तो हम उसको नेगेटिव में शो करते हैं। ये बहुत ही ऊपर ऊपर से बता रही हूँ, इसका कुछ कॉन्सेप्ट नहीं बता, ये कोई डिटेल्ड कॉन्सेप्ट नहीं है फॉर द गिब्स फ्री एनर्जी जो मैं बोल रही हूँ, ये बस आपको एक जर्नल टर्म्स समझाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे भी ये चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। क्लास 11th में हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। डेल्टा एस मिक्स जो है, ये एंट्रोपी तो हमेशा ये पॉजिटिव आएगी ना, मैंने आपको बताया जब भी हम कोई मिक्सचर बनाते हैं तो मिक्सचर की एंट्रोपी पॉजिटिव रहती है। ये था पॉजिटिव डेविएशन के लिए बात थी, पॉजिटिव डेविएशन के लिए बात थी। अब नेगेटिव डेविएशन की बात करते हैं। डेल्टा एच मिक्स इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही होगी, ये आसानी से खुद ही मिल जा रहे हैं क्योंकि इनको आपस में बहुत सही रह रहे हैं, उनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छी है, तो वो चाहेंगे मिलना। हमें कोई बाहर की कंडीशंस ऐसी नहीं बनानी है कि ये भाई आ जाएं साथ में, तो वो खुद ही आ रहे हैं, ए और बी आसानी से मिक्सअप हो जा रहे हैं। और तो जब वो आसानी से मिक्स हो जा रहे हैं, कोई टेम्परेचर की बात नहीं है, हीट रिलीज कर रहे हैं बल्कि अपने अंदर से, तो एक्सोथर्मिक काइंड ऑफ रिएक्शन होगी, यानी एंथैल्पी नेगेटिव रहेगी। पहली वाली एंथैल्पी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू आफ्टर फॉर्मिंग द मिक्सचर, ठीक है। वॉल्यूम क्या होगा, अब देखो ये जब साथ में उनको रहने में मजा आ रहा है तो डिस्टेंसेस दोनों में कम होगी, साथ मतलब कि ये पास पास रहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा वॉल्यूम का, ठीक है। मिक्सचर का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये कैसा रहेगा, नेगेटिव हो जाएगा। पहले ज्यादा था बाद में कम हुआ तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। देखिए ये रिएक्शन हो रही है खुद से तो नेगेटिव रहेगी, स्पॉन्टेनियस है ना रिएक्शन तो नेगेटिव, मिक्सचर बन रहा है तो एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ये टर्म्स आपको सारे ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ये जितना भी मैंने आपको बताया, ये जो इनमें क्वेश्चन आएगा डेल्टा एच मिक्स ऑफ नेगेटिव डेविएशन वाले का क्या होगा, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन का कैसे होगा, आइडियल सॉल्यूशन के भी हमने देख लिए, इसके आपको अभी बताए गए हैं, ठीक है। ये जो क्लास थी ये बहुत इंपॉर्टेंट थी आज की, डेल्टा एच मिक्स, वी मिक्स, और ये इसका देख लीजिए आप कैसा है, ये एंट्रोपी का है, ठीक है। अब इसमें एक बात आती है, अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है। एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एनसीईआरटी का ही लेते हैं। एनसीईआरटी में आपका शायद एक इथेनॉल का और एसीटोन का रिएक्शन दिया है फॉर पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए। इनके एग्जाम्पल्स भी आते हैं ना कि कौन पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, कौन नेगेटिव डेविएशन शो करता है। इसके बाद हम एजियोट्रॉप एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, फिर ये कंक्लूड करेंगे क्लास। नेक्स्ट क्लास में आपका क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा देखिए, जो आपके एनसीईआरटी को मैं कोट कर रही हूँ, यहाँ पे मेरे सामने अभी एनसीईआरटी है, डिजिटल यहाँ पे भी निकाल सकते थे बट कोई नहीं, अब इसकी हार्ड कॉपी है हमारे पास। देखिए मिक्सचर्स ऑफ इथेनॉल और एसीटोन, इथेनॉल का स्ट्रक्चर सब जानते हैं, इथेनॉल कैसा दिखता है, इथेनॉल है ना, ये है, और एसीटोन कैसा होता है,
ऐसा रहता है, ठीक है। तो जो इथेनॉल और एसीटोन है कैसे होते हैं, इन प्योर फॉर्म में ये हाइड्रोजन बॉन्डेड रहते हैं, बट ऑन एडिंग एसीटोन ये कैसे हो जाते हैं, होस्ट मॉलिक्यूल का वो खराब कर देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए क्या बात बोल दी मैंने फटाफट, जब ये प्योर फॉर्म में रहेगा, ये कंपोनेंट ए जब अकेला है, तो अब देख इसको मैं ए ले रही हूँ, इसको बी ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ए है, अब देखते हैं जब ये ए साथ में थे, प्योर फॉर्म में थे, तो कैसे थे। जब ये CH2H, ये जब साथ में है C2H5OH है ऐसा, दूसरा मॉलिक्यूल है C2H5OH का, तो देखो क्या कर रहा है, ये इसके पास लोन पेयर है, और यहाँ पे जो ये वाले हाइड्रोजन है या ये वाला कोई सा भी हाइड्रोजन है, ये वाले हाइड्रोजन को हम लेते हैं, दूसरे कलर से बनाते हैं इसको। देखो ये वाले जो आपस में क्या कर रहे होंगे, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे, ये पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, तो ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे ही ये दूसरे वाले के साथ, ऐसे ही ये वाला दूसरे के साथ, तो ये आपस में अच्छा खासा नेटवर्क है ए वालों का। ए के बीच में ये क्या बन रही है, यहाँ पे जो मैं ये लाइन है क्या डिनोट कर रही है, H बॉन्डिंग अच्छी खासी है जब ये साथ में है। अब हमने क्या किया, इसके बीच में एसीटोन डाल दिया, ये वाला स्ट्रक्चर डाल दिया, बी स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे डाल दिया इसमें। अब क्या हुआ, पहले जब इसको आसानी से अपने पड़ोस में ये दिख जा रहा था, ये वाला मॉलिक्यूल दिख जा रहा था, आसानी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जा रही थी, ठीक है, नेटवर्क अच्छा खासा ये बना रहे थे, ऐसे बिल्कुल अच्छी खासी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी। लेकिन जब हमने बी वाला इंट्रोड्यूस किया, अब क्या हुआ, जब इसको बगल में आसानी से इसको अपने जैसा दिख जा रहा था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जा रही थी, अब यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा किस में होती है, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में होती है, ठीक है। तो कार्बन के साथ नहीं करेगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो किसके साथ करेगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यही है, सिर्फ ऑक्सीजन ही है, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ करना चाहेगा। इसको रेडिली अवेलेबल क्या नहीं होगा, पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन एटम मिल नहीं रहा है इसको। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये जो ये वाले आप बोलेंगे कि यार ये भी तो हो सकता है, ये नहीं होगा, वो वहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन आप जब देखेंगे तो क्या होता है, उसमें हाइड्रोजन अपना देता है, मतलब कि अपना इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी रहता है। हाइपर कॉन्जुगेशन एक अलग चीज होती है। तो ये जो है इसके साथ नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, पार्शियल पॉजिटिव वाले के साथ बनाएगा। ये तो है पार्शियली पॉजिटिव, लेकिन ये अपने साथ ही क्या करेगा ऐसे ना। तो अब जो ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये किसके साथ बनाना चाहता, ये ऐसे ही किसी एक हाइड्रोजन के साथ जो कि पार्शियली पॉजिटिव हो, इसी के साथ बनाता। ये पार्शियली नेगेटिव, दिस इज पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव, तो ये वाला इसके साथ बनाता। बट बीच में कौन आ गया, जब हमने सॉल्यूशन बनाया तो ये एसीटोन आ गया, इसने इस रास्ते को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, तो ये बन नहीं पाया। अब ये जो ए बी है, मतलब कि अब ये जो ए बी इंटरेक्शन हुआ, इसका इसके साथ हुआ, यहाँ तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है, कोई नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज बीइंग फाउंड, नो एच बॉन्डिंग बिटवीन दीज टू, ठीक है, इनके बीच में तो हो नहीं पा रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपका सवाल आना चाहिए था कि यार ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये इस ऑक्सीजन के साथ भी तो कर सकता है। देखिए क्या होता है ना, ये वाला पार्शियली नेगेटिव तो होता है, इस पे लोन पेयर तो होते हैं, यहाँ पे ऐसे लोन पेयर रहते हैं, लेकिन ये किसी से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव नेचर आता नहीं है। इस पे भले ही पार्शियली पॉजिटिव आ जाए, इस पे पार्शियली नेगेटिव उतना ज्यादा आ नहीं पाता है, और ये इसके लिए अवेलेबल नहीं रहता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये इनके बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो नहीं पा रही है। यहाँ पे जो अच्छा खासा बॉन्डिंग हो पा रही थी, इसका स्ट्रक्चर भी काफ़ी हैवी है ये, ठीक है, 2 CH3 लगे हैं बड़े बड़े, तो ये क्या करते हैं, ये ब्लॉक करते हैं। मतलब कि जब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसमें हम देखेंगे कि जब ये ऐसा बल्कि मॉलिक्यूल होगा तो ये कहाँ से फिट इन हो पाएगा, है ना। वो मॉलिक्यूल का वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए अवेलेबल नहीं है ये पार्ट, ये आसानी से यहाँ पे ये कर पा रहे थे, बट ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ दिस हैवी मॉलिक्यूल बिटवीन द टू, तो वो बन नहीं पा रहा है, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो नहीं पा रही है। तो पहले बी बी ए लिंकेज तो बहुत अच्छी थी, ठीक है, अब ए बी जो लिंकेज है वो अच्छी नहीं होती, मजा नहीं आया इसमें। तो अब इसका इफेक्ट देखते हैं हम, ठीक है। देखो जब ए इथेनॉल C2H5OH C2H5OH जब साथ साथ में थे, तो ये हवा में उड़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब कि चाह नहीं रहे थे ये तोड़ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ना नहीं चाह रहे थे। तो इनका क्या था, वेपर प्रेशर कम था, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था। जब ये ए बी वाले साथ में आए, जब ये हमने एसीटोन डाल दिया उसमें CH3COCH3, तो क्या हुआ, ये अब इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है। पहला जो ए के साथ था वो भी इसने तोड़वा दिया,
ठीक है, बीच में आकर के, तो उनके साथ भी बॉन्डिंग नहीं हो पा रही है, तो अब ये आसानी से इन्वायरमेंट में उड़ जाएगा, ये तो उड़ ही जाएगा, बाहरी है फिर भी उड़ जाता है, छोटा मॉलिक्यूल है ना। अगर मान लो बड़ा एसीटोन का स्ट्रक्चर, बड़ा ये हमारा कीटोन का स्ट्रक्चर होता तो वो इवेपोरेट इतनी इजीली नहीं कर पाता। पूरा हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको देखेंगे, ठीक है। तो ये भी इवेपोरेट कर जाएगा, ये भी वेपर बन जाएगा, दोनों वेपर आसानी से बन जाएंगे। तो वेपर प्रेशर पहले के मुकाबले ज़्यादा हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा पहले से, ठीक है। पहले से नहीं मतलब कि कम रहेगा एज कम्पेयर टू द अदर स्पीशीज़, है ना। तो ये हमने दो केसेस देखे। अच्छा, पॉजिटिव आएगा डेविएशन, क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर ज़्यादा हो गया सॉल्यूशन का क्या हुआ, वेपर प्रेशर ज़्यादा हो गया। जो हमने एस्टिमेट किया था कि अच्छा प्योर फॉर्म में कम है तो सॉल्यूशन में तो और कम होगा, लेकिन क्या हुआ, उसको उन्होंने इस कंडीशन को ठुकराया बिकॉज ऑफ द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ए और बी कंपोनेंट। तो पॉजिटिव डेविएशन शो किया, वेपर प्रेशर हमारी एस्टिमेशन के हिसाब से ज़्यादा हुआ, रॉल्ट्स लॉ आई मीन उसके हिसाब से ज़्यादा हुआ, और बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया पहले जो हमने एस्टिमेट किया था कि ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। दिस वॉज द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन का ये एग्जाम्पल था। अब एक एनसीईआरटी से हम एक नेगेटिव डेविएशन का भी ले लेते हैं, जो कि है हमारा क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का, ठीक है। क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, देखिए क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का लेते हैं। क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर देखना कैसा होता है, क्लोरोफॉर्म है और एसीटोन तो वही वाला है CH3CO, ठीक है। अब इनमें क्या होता है देखो, अच्छा ये तो मैंने क्लोरोफॉर्म नहीं बनाया, क्लोरोफॉर्म का ना ये होता है CHCl3, वो जो बनाया था वो अलग चीज़ है, टेट्राक्लोराइड का स्ट्रक्चर है वो, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये है एसिड क्लोरोफॉर्म, दिस इज क्लोरोफॉर्म। अभी जब हम हेलो एल्केन वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम इसके क्लोरोफॉर्म को बहुत अच्छे से इसको स्टडी करेंगे। और ये है हमारा एसीटोन, ठीक है। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन जब आते हैं साथ में, देखो क्या होता है, जैसे इसकी कैसी शेप रहती है, ऐसी रहती है। इसको हम क्या बोलते हैं, आप लोग बताइएगा, अभी 11th में बहुत डिटेल में पढ़ा है ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या इसकी हाइब्रिडाइजेशन वगैरह हम सब पढ़ते हैं ना उस टाइम पे। तो ये CO है, CH3, ठीक है। अब ये क्या है, इस पे पार्शियली नेगेटिव है, ये पार्शियली पॉजिटिव, मान लो हो जाता है, इतना ज़्यादा नहीं होता है, इन दोनों की लगभग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहती है। बट ड्यू टू ये जो ये साथ में 3 लगे हैं ना, ये इससे यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या करता है, यहाँ पे थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है कि इधर आता है, तो तब जाके इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है। अब इसके कारण क्या हुआ, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आई। तो जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आई, ये ए कोई कंपोनेंट था, ये बी कंपोनेंट था, साथ में आए तो इन्हें तो मजा आने लग गया, क्योंकि यहाँ पे तो बॉन्डिंग हो गई, अच्छी खासी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। बल्कि जब ये पहले अकेले अकेले थे ए और ये वाले जो साथ में, तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी। जब ये अकेले है तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखती है हमें, जो भी है, मतलब ए का इतना अच्छा फॉर्मेशन नहीं हो पाता जैसे ए बी का हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हेन दे वर सेपरेट, जब ये थे तब हमने देखा था कि यार इनको आपस में उड़ने में आसानी हो रही थी, क्योंकि ऐसा कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप हमें दिख नहीं रही थी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कुछ ज़्यादा खास नहीं थी। यहाँ पे एक खास टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल गई इन्हें। तो क्या हो रहा था, पहले वाली प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर ठीक ठाक था, वेपर प्रेशर यहाँ पे भी ठीक ठाक था। तो हमने रॉल्ट्स लॉ से ऐसे लगा करके सोचा कि यार जब दोनों ही कंपोनेंट का ठीक ठाक वेपर प्रेशर है, तो जब ये सॉल्यूशन में साथ में आएंगे तो नॉर्मल वेपर प्रेशर देंगे। बट क्या हुआ, इन्होंने साथ में दोस्ती कर ली आपस में, उड़ने का कोई विचार ही नहीं आया इनके पास। तो जब ये उड़ने का विचार ही नहीं है इनके दिमाग में, तो ये जब साथ में आए तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का हमने देखा कि जो हमने एस्टिमेट किया था फ्रॉम दी रॉल्ट्स लॉ, वैसा कुछ दिखा नहीं, वेपर प्रेशर कम मिला यानी नेगेटिव डेविएशन शो हुआ। आइए बातें समझ में, नेगेटिव डेविएशन एंड दी पॉजिटिव डेविएशन। लास्ट हमारा एक टॉपिक है एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप को बड़े ध्यान से आप समझेंगे। पहले ये वाला आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, ये जो चीज़ें हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, ये एग्जाम्पल और ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है। दोनों हमने एनसीईआरटी के लिए, ऐसा कुछ आपको रटने नहीं है, 5-6 एग्जाम्पल्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्लाइड जो हम देख रहे हैं इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये MCQ के फॉर्म में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इसके बाद हम आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक एजियोट्रॉप्स पढ़ेंगे।
फिर उसके बाद वाइंड अप करेंगे। देन फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो हमारा एक खास टॉपिक रहेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और हेनरीज लॉ। ये चैप्टर फिर खत्म हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं एजियोट्रॉप को, है ना। एक बारी इसको थोड़ा सा, ये ज़्यादा है नहीं, इसमें दो हम पढ़ते हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। देखिए एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, ये खास टाइप के लिक्विड्स हो जाते हैं। क्या होते हैं इनमें, ऐसी खासियत क्या होती है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिखाती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा लिखने के लिए वन लाइनर क्वेश्चन बोर्ड्स में आ सकते हैं। इसको हम लिख लेते हैं एक बारी। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं। हर एक पॉइंट ना जो इसमें हम लिख रहे हैं ये एक वैल्यू रखते हैं। मेकिंग देम इनसेपरेबल ऑन सिंपल डिस्टिलेशन। ठीक है, जो डिस्टिलेशन होता है हमारे पास, देखिए क्या होता है ना, इनमें एक खास हमें चीज़ दिखती है। क्या होता है उसमें कि जो हमारे कुछ ऐसे लिक्विड हो जाते हैं, कुछ ऐसे मिक्सचर्स हमारे पास होते हैं जिनके जब हमने सॉल्यूशन में जो कॉम्पोजिशन देखा था, जो वो साथ में थे, किस मोल फ्रैक्शन में थे, ठीक है, तो वो जो सॉरी, जो वो मोल फ्रैक्शन रहते हैं उनके, मतलब कि जिस रेशियो में आपस में वो प्रेजेंट होते हैं, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, वही हमें जो एक खास वो जो मिक्सचर होता है, जो कॉम्पोजिशन होता है, वही कॉम्पोजिशन हमें वेपर फेज में भी दिखने लग जाता है। तो इनको हम एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला ये, एजियोट्रॉप्स आर कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड्स, कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर whose vapor and liquid composition are identical, making them inseparable on सिंपल डिस्टिलेशन। मान लीजिए अब हमारे पास मिक्सचर ए एंड बी है, हम उन दोनों को आपस में अलग करना चाहते हैं। मिक्सचर है, ठीक है, मिक्सचर हम अलग कर सकते हैं, सॉल्यूशन होता तो उसको नहीं कर सकते थे। तो ये जो मिक्सचर है इसको अब हमें अलग करना है। ठीक है, ए को और बी को अलग अलग करना है। तो हम डिस्टिलेशन की एक मेथड है, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स पे दोनों वेपर्स बनते हैं, तो अलग अलग टेम्परेचर पे आई मीन वेपर्स बनते हैं, तो वहाँ से हम चीज़ों को हटा अलग अलग कर लेते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, इनके जो लिक्विड का मिक्सचर रहता है, कॉम्पोजिशन रहता है, वही किसका हो जाता है, वेपर का हो जाता है। जो हमने पढ़ा था ना, वाई ए एंड वाई बी की बात करी थी, काई ए एंड काई बी की इन द प्रीवियस वीडियो, तो उसमें दोनों बराबर हो जाते हैं। तो इसमें हमें कुछ फ़ायदा नहीं होता है। और ये खास इसलिए क्योंकि हर सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता है, अलग अलग सॉल्यूशन में हमें, जैसे ये जो हमारा यहाँ पे जो कॉम्पोजिशन है दोनों का, ए और बी का, वो कुछ कुछ अलग अलग रहता है यहाँ के मुकाबले। ये वेपर फेस में यहाँ पे जो हमारा वाई ए से मैं इसे डिनोट कर रही हूँ, वाई बी ये मोल फ्रैक्शन है, और ये काई ए काई बी दोनों के मोल फ्रैक्शन है इन दी लिक्विड फॉर्म, और ये वेपर फॉर्म में है। तो ये अलग रहते हैं। मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस हैविंग, ये जो दिखाते हैं वेपर जब बनाते हैं, तो वेपर का कॉम्पोजिशन अनइक्वल होता है देन दी लिक्विड कॉम्पोजिशन। ठीक है, ये बहुत अलग रहते हैं। बट एजियोट्रॉप्स में क्या हो जाता है, ये दोनों बराबर हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। वेपर का कॉम्पोजिशन ये और ये बराबर हो जाते हैं मोल फ्रैक्शंस आपस में, तो इनको हम एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम एजियोट्रॉप्स आप एनसीईआरटी में देखेंगे कि कहीं पे लिखा हुआ है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, वही नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन की बात आ जाती है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स जो होते हैं, बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, और ये भी एजियोट्रॉप्स ही थे। ठीक है, तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होंगे जो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे, और ये कौन होंगे, पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले। जो एजियोट्रॉप्स होंगे उनको हम मिनिमम और मैक्सिमम एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का HCl और पानी को ले सकते हो आप, और अ, इसमें इथेनॉल और वाटर आ सकता है। ठीक है, एनसीईआरटी में तो आपका क्या दिया है एग्जाम्पल में,
यही दिए हैं दोनों, HCl, और ये इसमें क्या आ जाएगा, इथेनॉल। और जब हमारा वाटर का कॉम्बिनेशन हम करेंगे, मिक्सचर बनाएंगे, तो ये मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप देगा, और HCl और पानी मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप्स देगा। ठीक है, इसमें और कुछ ऐसी बात नहीं है, बस एक पॉइंट था कि वेपर में कॉम्पोजिशन और वेपर का कॉम्पोजिशन और किसका, लिक्विड फॉर्म का कॉम्पोजिशन सेम रहता है। इस टाइप के एक मिक्सचर में हम देखते हैं। आई ये बात समझ में, दिस वॉज द एंटायर टॉपिक। आज हमने क्या क्या पढ़ा, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। 17 स्लाइड्स हो चुकी हैं। एक टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट बचता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसको हम करेंगे। ये इम्पॉर्टेंट था, ये तो आपने चलिए पढ़ा ही है। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ग्राफ हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी वैल्यूज निकालना, इनके रीजन जानना, कौन आइडियल है कौन नॉन आइडियल है, क्यों है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट जो था, हैवी कॉन्सेप्ट वाली क्लास थी। ये जो पॉइंट्स हैं हमारे, इनको कोई एस्केप नहीं, ये इग्नोर नहीं करेगा, ये कोई बातें ये हमारे एग्जाम में तो आएंगी नहीं, ये चारों पॉइंट्स पूछे जाएंगे। ठीक है, ये अच्छे पॉइंट्स हैं, और चारों MCQ के फॉर्म में क्वेश्चंस आएंगे मोस्टली, तो वो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, सारे जानने हैं। ठीक है, रटना है ही नहीं इसमें कुछ, अगर आप इसे समझ के रखेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बड़ा मजा आएगा। लास्ट टॉपिक था एजेट्रॉप्स। एजेट्रॉप्स में हमने देखा कुछ नहीं है, जो वेपर का कॉम्पोजिशन है वो लिक्विड के कॉम्पोजिशन के जब बराबर रहेगा जिन सॉल्यूशंस में, उनको हम एजेट्रॉप्स कहेंगे। पॉजिटिव डेविएशन जो शो करने वाले एजेट्रॉप्स होंगे उन्हें मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप्स, और मैक्सिमम वाले कौन होंगे, नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले। दिस वॉज द एंटायर क्लास ऑफ टुडे। आपको ये पूरी रिवाइज करनी है क्लास। नेक्स्ट क्लास हमारी होगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड हेनरीज लॉ पे। थैंक यू।